हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.5। क्या बोला है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। है ना, दो चार्ज है अपने पास, एक है 7 माइक्रोकूलम का, एक है -2 माइक्रोकूलम का, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, हम अभी सीखेंगे उसको। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर x डायरेक्शन में, y और z 0 है, एंड दूसरा वाला 9 सेंटीमीटर x डायरेक्शन में, y और z इसका भी 0 है रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, बराबर से समझना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। क्या बोला है फिगर के अंदर, समझना जरा। यहां पे दो चार्ज है अपने पास, एक चार्ज को नाम दिया Q1, एक को नाम दिया Q2। ठीक है, एक को नाम दिया हमने Q1, एक को नाम दिया Q2, और ये मान लेते हैं सेंटर। थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर लेते हैं इसको। एक चार्ज यहां पे है, यहां जो है वो है Q1, यहां जो है वो है Q2, और यहां पे समझ लेते हैं कि ये जगह पे है सेंटर। ठीक है, ऑरिजिन है यहां पे, ऑरिजिन है 0 0 0 वाला, 0 0 0 वाला ऑरिजिन है यहां पे। अब पहला वाला चार्ज कहां पे रखा हुआ है? -9, तो ओरिजिन से इस तरफ आया तो -9 हो गया, और दूसरा वाला +9 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ओरिजिन से इस तरफ गए तो +9 हो गया। तो यहां से इस तरफ आए 9 सेंटीमीटर, यहां से उस तरफ भी गए 9 सेंटीमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का हुआ वो कितना हुआ? 0 हुआ कि 18 हुआ? अरे 18 हुआ। 0 डिस्टेंस किसको बोलते हैं? कोई चीज यहां पे फिर से दूसरी चीज यहीं पे है, तब डिस्टेंस 0 कहलाता है। तो यहां से ये अगर 9 सेंटीमीटर है ना, ये 9 सेंटीमीटर है, और यहां से ये डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है। यहां ये -9 सिर्फ क्यों बोला? क्योंकि वो नेगेटिव x में है, पर डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है 9 सेंटीमीटर, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से सेंटर से यहां भी 9 और सेंटर से यहां भी 9। मैं यहां पे सेंटर पे हूं, मुझसे 9 सेंटीमीटर पे कोई एक पर्सन है, दूसरा 9 सेंटीमीटर पे कोई दूसरा पर्सन है, तो ये दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस कितना? तो वो टोटल 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं R12। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला हमने? R12 बोला। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या फाइंड कर रहा है? डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्ज है अपने पास, दोनों चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लास्ट न्यूमेरिकल में किया उसी तरीके से मैंने तुमको अलग से सिखाया था। यहाँ पे अगर सिर्फ दो चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी U 1 और 2 के बीच में, U 1 और 2 के बीच में इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या आता है? R। दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या लिखते हैं हम? R12। वैल्यू रख दो दोनों की, इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू, भाई Q1 की वैल्यू कितनी बनने वाली है? तो Q1 पहला वाला चार्ज हमारा कितना है? 7 माइक्रोकूलम। पहला वाला कितना है? 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 × 10⁻⁶। दूसरा वाला कितना है? -2 × 10⁻⁶। तो पहला वाला है 7 × 10⁻⁶ इनटू दूसरा वाला चार्ज -2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हुआ? वो 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का मतलब मैं क्या कर दूं यहाँ पे? 18 × 10⁻² मीटर। समझ में आ गई बात? 18 सेंटीमीटर था, 18 × 10⁻² मीटर कर दिया। तो U12 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर देते हैं हम, क्या होगा? 9 × 7 × 2 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू, आंसर आया 7। ये आंसर कितना मिला मुझे? मुझे आंसर मिला ये 7। क्या होगा? 7 प्लस की माइनस? माइनस होगा, क्योंकि 2 के आगे माइनस है। तो -7 × 10 की पावर कितनी बची? तो ये है -6, ये है -6, मतलब टोटल हो गई -12, है ना। ये टोटल हो गई -12, और ये +9, -12 + 9 मतलब -3 बची। नीचे से -2 ऊपर आई, +2 हो गई, तो 2 - 3 इज इक्वल टू, बचा सिर्फ -1, तो इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको सोल्व कर दूं तो आंसर आया -0.7 जूल। समझ में आया? 1 और 2 के बीच में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? -0.7 जूल। समझ में आया? अब अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करना हो तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अगर मुझे कोई वर्क पूछता है
तो वर्क के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, तो वर्क एनर्जी जितना ही होता है तो इसको बोल दूं मैं प्लस 0.7 यू प्लस 0.7 जूल। समझ में आया ना वर्क किस तरीके से। भाई वर्क क्वेश्चन क्या पूछा है, टेक्स्ट बुक में पूछा है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है। बी क्वेश्चन क्या बोला कि अगर इनफाइनाइट पे इसको लेके जाना है या इनफाइनाइट से लाना है, क्या सिचुएशन बन जाएगी। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। देखो इनफाइनाइट पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या रीजन इसका, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, करेक्ट। अब डिस्टेंस क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब R इज इक्वल टू मैं इनफाइनाइट कर दूं तो कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो इनफाइनाइट से यहां तक लाए या यहां से इनफाइनाइट पे लेके गए, अगर यहां से इनफाइनाइट पे लेके गए तो इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी, भाई इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो माइनस यहां की एनर्जी माइनस 0.7, तो जीरो माइनस माइनस 0.7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 0.7। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएगा इससे, मैंने यहां पे इसलिए लिखा नहीं है, शायद हमको जगह कम पड़ जाए। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी देखने जा रहे हैं। अब जो सी क्वेश्चन नंबर सी है ना, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, फिर इसकी बात करते हैं, जरा ध्यान। चलो समझो, अभी मैंने जो तुमको बताया कि यहां पे एक चीज बोली है विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं थी, पर अब जो हम सी क्वेश्चन देखने वाले हैं उसके अंदर इसका अच्छा खासा रोल रहेगा इस वर्ड का, कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो क्या और एक्सटर्नल फील्ड है तो क्या। तो मैं तुमको थोड़ा बहुत नोट करके यहां पे समझा देता हूं, तो यहां पे हम कुछ सीखेंगे नया, अच्छे से समझना। देखो चलो, अब मेरे पास यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, चलो समझो पहले नहीं है। एक चार्ज यहां पे है Q1 और एक चार्ज यहां पे है Q2, मेरे पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज की अभी मुझे अगर एनर्जी पूछी है तो यहां पे एनर्जी कितनी होगी, तो हमको फॉर्मूला पता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, ये पता है हमको, हमने यहां पे किया क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, यही सेम सिचुएशन थी। पर अगर मान लो इन दोनों चार्ज को मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा होता, मतलब समझो कि अगर ये अब एक्सटर्नल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और अगर ये दोनों चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता, तब क्या होता, तब जो टोटल एनर्जी होती वो ये तो रहेगी रहेगी, इतनी तो है ही, पर उसके अलावा कुछ और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी U इज इक्वल टू QV होता है कि नहीं। एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, QV। वो चार जो फॉर्मूला मैंने लिखे थे उसके ऊपर से तुम ये समझ जाओगे। तो एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, QV, Q इंटू V। अब एनर्जी U का फॉर्मूला Q इंटू V है, तो हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1, तो Q1 इंटू V1 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, Q1 इंटू V1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है कि नहीं है। U इज इक्वल टू Q इंटू V, V इज इक्वल टू क्या होता है, ER होता है ना, V इज इक्वल टू ER या ED। वो चार फॉर्मूला लिखवाए थे, चार फॉर्मूला बताए थे, उसी को तुमको कंसीडर करना है। तो U इज इक्वल टू Q इंटू V इज इक्वल टू ER, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये पहले वाले चार्ज के ऊपर लगने वाली एनर्जी Q1 V1 जितनी, प्लस दूसरे वाले चार्ज के ऊपर लगने वाली Q2 V2 जितनी। V2 वो पोटेंशियल है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके डिस्टेंस के ऊपर और चार्ज के ऊपर। चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है और सेंटर से डिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है। और साथ ही साथ तीसरी एनर्जी कौन सी वाली, तो तीसरी एनर्जी ये वाली K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। मतलब कि अगर कोई चार्ज, कोई सिंगल चार्ज की भी अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q1 इंटू V1 जितनी होगी, और कुछ भी नहीं। क्योंकि दूसरा चार्ज नहीं है तो ये चीज तो नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी। ये वाली टर्म कब आती है, जब दो चार्ज होते हैं तब। पर अगर कोई सिंगल चार्ज है तो वो U इज इक्वल टू Q1 भी तो रहेगा ही रहेगा। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। यहां दो चार्ज थे तो क्या हुआ, पहले का Q1 भी आया,
दूसरे का Q2 भी आया, और पहले और दूसरे के बीच की जो एनर्जी है वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब प्लस KQ1Q2 अपॉन R12। समझ में आ गई पूरी बात? अच्छे से समझ में आ गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QV वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म ली, कौन सी? KQ1Q2 अपॉन R12। पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तब हमको Q1V1 भी लेना पड़ता, Q2V2 भी लेना पड़ता, और साथ में ये टर्म तो लेनी ही पड़ती। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन बन रही है, समझना, ये सिचुएशन बन रही है। यहां से वापस मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ये नोट था, यहां से फिर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। देखो, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज, कोई चेंज नहीं करना, is now placed in an electric field E is equal to A by R square। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए जहां A की वैल्यू इतनी है, तो what would the electrostatic energy of the configuration be? अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी? जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सिर्फ इतनी थी, पर अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बीच में, कितनी वैल्यू का? तो इतनी वैल्यू का। अब ये वैल्यू कितनी है तो इसको थोड़ा समझेंगे और पता चलेगा कि ये वैल्यू कितनी है। तो ये वैल्यू को मुझे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मेरे पास Q1 की वैल्यू है, मेरे पास Q2 की वैल्यू है, पर मेरे पास V1 और V2 नहीं है। तो मुझे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को V के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखो किस तरीके से, अब सी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, किस तरीके से कंसीडर हो जाएगा। अब V इज इक्वल टू, मुझे पता है V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू ED या फिर ER। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ? E का फॉर्मूला क्या हुआ? E इज इक्वल टू A डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू क्या कर दिया मैंने? R, A बाई R स्क्वायर इंटू R। क्या हुआ? R कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया, तो मुझे क्या मिला? A बाई R मिला। आई बात समझ में? मुझे मिल गया ये A बाई R। क्लियर? मुझे क्या मिल गया? ये A बाई R, ये आ गया A डिवाइड बाई R, और A की वैल्यू हमको पता है कितनी बोली? 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R। समझ में आया? तो क्वेश्चन के अंदर तुमको E का फॉर्मूला दिया था, E का फॉर्मूला दिया था, पर तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? V चाहिए। तो तुमने क्या किया? V इज इक्वल टू ER, फॉर्मूला हमें पहले से पता था, तो E की वैल्यू रख दी, R एज इट इज रख दिया, A बाई R वैल्यू मिल गई, और एक फॉर्मूला हमने बना दिया कि V इज इक्वल टू बनेगा Q 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R। अब अगर मैं V1 की बात करूंगा तो R1 बोलूंगा, और V2 की बात करूंगा तो R2 बोलूंगा। अब R1 और R2 क्या है? तो R1 मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, और R2 मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। भाई सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस वो डिस्टेंस ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 9 ही बोलेंगे भाई। इसको भी क्या बोलेंगे? 9 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। -9 नहीं बोलेंगे, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, क्या बात बनेगी? देखो, U इज इक्वल टू क्या हुआ? Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस KQ1Q2 डिवाइड बाई R12। तो U इज इक्वल टू Q1, V1 मतलब क्या हुआ? तो 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R1 प्लस Q2। भाई ये Q2 को अभी रखता हूं एज इट इज, Q2 इंटू V2 मतलब क्या हुआ? V2 का मतलब क्या हुआ? 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई R2 प्लस KQ1Q2 डिवाइड बाई R12 का मतलब क्या हुआ? भाई KQ1Q2 डिवाइड बाई R12, KQ1Q2 डिवाइड बाई R12, इसकी वैल्यू कितनी आई है? -0.7 आई है। तो -0.7 यहां डायरेक्ट लिख दो, इंटू -0.7 यहां पे लिख दिया मैंने। समझ में आई? उसकी तो पूरी वैल्यू हमने फाइंड करके रखी हुई है, तो वो एज इट इज मैंने रख दी। अब वैल्यूज रखते जाते हैं। सो U इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁶, ये हुआ 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय R1। R1 मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब 9 इंटू 10⁻² मीटर, प्लस Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁶, ये हुआ -2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय, ये भी हुआ 9 इंटू 10⁻², -0.7।
समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। ये Q2 की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी, Qn की वैल्यू रखी और R1 की वैल्यू रखी और उसको माइनस को आगे लेके प्लस को हटा दिया। समझ में आ गया यहां तक का? तो ये क्या हुआ, ये 9 और ये 9 कट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नीचे वाला 9 और ऊपर वाला 9 कट हो गया, तो बचा कौन? u इज इक्वल टू 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहां -6 + 5 -1 -1 ऊपर गया +2, मतलब 10 रेज़ टू पावर कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। फिर यहां आगे माइनस आ गया, ये 9 कट ये 9 कट, तो ये क्या बचा? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 बचा, -0.7। तो u इज इक्वल टू 7 इंटू 10 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू हुआ 70 -20 -0.7, 70 -20 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो u इज इक्वल टू 70 -20 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 49.3 जूल। क्लियर हुआ? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या सिचुएशन है? तो ये एक नई चीज हमको सीखने मिली कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो वो दो चार्ज के बीच में अपना जो नॉर्मल सा k q1 q2 upon r है वो तो लगेगा ही लगेगा, पर उसके अलावा u इज इक्वल टू qv वाला इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लगेगा, तो वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी और फिर हमने उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।